नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रीम स्टडीज। आज मैं आपको कक्षा चौथी में पाठ नंबर 13 जिसका नाम है हुदहुद में आज आपको हुदहुद के बारे में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों ये जानना जरूरी है कि हुदहुद क्या है। तो मुझे लगता है कि आपने भी इसका नाम पहली बार सुना होगा। तो सबसे पहले मैं बच्चों आपको बताना चाहूंगा कि भाई हुदहुद एक बर्ड है, वो एक पक्षी है। तो बच्चों जिसको आप इस चित्र में देख सकते हो, जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर कलगी आप देख सकते हो और उसकी चोंच भी बहुत ही बड़ी होती है। तो बच्चों आपने ये बर्ड शायद पहली बार देखा होगा और बच्चों आप इसकी आवाज भी सुन सकते हो। तो बच्चों उसकी आवाज आपको अच्छी लगी ना? तो चलो बच्चों आज हम एक ऐसे ही हुदहुद पक्षी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपनी आंखें और कान खुले रखिए। तो चलो बच्चों अभी हम देर न करते हुए इस पाठ को शुरू करते हैं। तो बच्चों इस पार्ट को हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए भाई हुदहुद को कलगी कैसे मिली। तो बच्चों यहाँ पर आप हुदहुद के सर के ऊपर यहाँ पर कलगी आप देख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हुदहुद को कलगी कैसे मिली, मतलब ये पूरा पार्ट है, इसमें आपको ये जानना है कि भाई हुदहुद नाम का जो पक्षी है इसको इस तरह की कलगी कैसे मिली, मतलब इसके पास इतनी सुंदर कलगी क्यों है, इसका राज क्या है। तो चलो बच्चों इसका सीक्रेट हम इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। एक बार सुलेमान नाम के एक बादशाह आकाश में चलने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बच्चों आपको पता है कि भाई पहले के जमाने में राजाओं के पास उड़ने वाले उड़न खटोले होते थे। तो बच्चों इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, मतलब इस उड़न खटोले के ऊपर सुलेमान नाम का एक राजा था, सुलेमान नाम का एक बादशाह था। वो आकाश में अपने उड़न खटोले में बैठकर कहीं जा रहा था। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे, मतलब उस समय बहुत ही गर्मी थी और वो धूप से बहुत परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। मतलब सुलेमान बादशाह ने उड़ने वाले गिद्धों को कहा कि भाई अपनी पंख से मेरे ऊपर छाया कर दो। तो बच्चों गिद्ध तो आपने देखा होगा, अगर बच्चों आपने नहीं देखा है तो बच्चों इस चित्र में आप गिद्ध को देख सकते हैं। देखो ये कितना विशाल पक्षी होता है। तो गिद्ध को इंग्लिश में वल्चर बोलते हैं, जिसके पंख बहुत ही बड़े होते हैं और वो आसमान में बहुत ही ऊपर उड़ते हैं, ताकि क्या है कि नीचे अगर कोई मरा हुआ जानवर है उनको अच्छे से दिख जाए, क्योंकि उनकी जो देखने की शक्ति होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो बच्चों आप इनको आकाश में उड़ते हुए देख सकते हैं। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। ऐसे गिद्धों से, मतलब इस तरह के जो गिद्ध आसमान में उड़ रहे थे, इनसे बादशाह सुलेमान ने मदद मांगी, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। जब बादशाह सुलेमान ने उससे मदद मांगी तो भाई गिद्धों ने तुरंत ना बोल दिया और बोला कि भाई हम तो बहुत छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर तो बिल्कुल पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं, हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। भाई सुलेमान ने गिद्धों से मदद मांगी, लेकिन गिद्धों ने मदद करने से इनकार कर दिया। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। भेंट का मतलब क्या होता है? एक भेंट का मतलब होता है गिफ्ट और एक भेंट का होता है मतलब मुलाकात। तो भाई कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई, जो उनका लीडर था, उनसे उनकी मुलाकात होती है। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था, उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही बादशाह सुलेमान ने उन हुदहुद के मुखिया से मदद मांगी, यहाँ पर जो हुदहुदों का जो मुखिया था वो बहुत ही समझदार था, बहुत ही चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। हुदहुदों के जो मुखिया थे उनसे ये बोलता है कि भाई मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। आप इतने छोटे हो फिर भी आप लोगों ने चतुराई दिखाकर सबने मिलकर मेरे ऊपर छाया कर दी। आप सबने मेरी बहुत ही मदद की है, मैं आपका आभारी हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मतलब बादशाह सुलेमान थे वो हुदहुदों से बहुत ही खुश थे। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। बादशाह सुलेमान ने तो बोल दिया कि भाई मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करके बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मतलब
जैसे ही बादशाह सुलेमान ने मुखिया को बोला कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, तो भाई मुखिया ने क्या बोला, हुदहुद के मुखिया ने बोला कि मैं अपने सभी साथियों से एक बार सलाह मतलब उनसे एक बार बात करूंगा, उसके बाद मैं अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, मुखिया ने अपने जो दोस्त थे उनके साथ बात करने के बाद कहा, महाराज यह वरदान दीजिए, मतलब हमको यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर मतलब उनके माथे पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बच्चों जो कलगी होती है वो मैंने आपको पहले भी हुदहुद के माथे पर आपको दिखाई थी और आप इसको फिर से देख सकते हो। जो बच्चों यहाँ पर कलगी देख रहे हो ये सोने की हो जाए, ऐसा हुदहुद के मुखिया ने बादशाह सुलेमान को कहा। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा, ये तुमने सोच लिया है? मतलब बादशाह हंसे और बोले, मुखिया इसका फल मतलब इसके बाद आपका क्या होगा, ये कभी आपने सोचा है? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। मतलब मुखिया ने क्या बोला कि हाँ महाराज, मैंने सब कुछ सोच लिया है। अब यहाँ पर जो हुदहुदों का मुखिया है वो बोलता है कि भाई मैंने खूब परामर्श लिया। परामर्श का मतलब बच्चों होता है सलाह। उसने बोला कि भाई मैंने सबसे सलाह ली है, उसके बाद मैं ये वर मतलब ये वरदान मांग रहा हूँ। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। अब जैसे ही सुलेमान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की तो भाई सभी हुदहुदों के सिर के ऊपर सोने की कलगी निकल आई, लेकिन लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वो हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। मतलब भाई देखो, अगर पक्षी के सिर के ऊपर अगर सोने की कलगी आती है तो जो इंसान होते हैं उनको मार डालेंगे और वो सोना उनसे ले लेंगे। तो भाई सारे लोग थे वो हुदहुदों के पीछे पड़ गए। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबरा कर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। मतलब हुदहुदों का वंश समाप्त होने लगा, क्योंकि भाई सोना तो किसको नहीं चाहिए। सभी लोग हुदहुदों के पीछे पड़ गए और सोना इकट्ठा करने लगे थे। इस तरह से तो मतलब जितने भी हुदहुद थे, मतलब दुनिया के जितने भी हुदहुद थे वो सारे मरने लगे। मतलब उनका जो वंश है वो समाप्त होने वाला था। तभी जो उसका मुखिया था वो एकदम घबरा कर सुलेमान के पास जाता है कि भाई इस सोने की कलगी के कारण तो हमारे दुनिया में जितने लोग हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे। मतलब हमारा वंश समाप्त हो जाएगी, हमारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। मतलब सुलेमान ने क्या बोला, भाई मैंने तो आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि भाई सोने की कलगी आप मत लगाओ, उसका परिणाम बहुत ही बुरा आएगा, लेकिन आप नहीं माने। चलो कोई बात नहीं, जाओ, आज से तुम्हारे सिर का जो ताज, मतलब कि आपके सिर के ऊपर जो कलगी है वो आज से पर की हो जाएगी, मतलब पंख की हो जाएगी। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है। मतलब उस दिन से उनके सिर के ऊपर जो सोने के पर थे उसकी जगह पर सुंदर पर आ गए, मतलब पंख आ गए। पर को बोलेंगे पंख, उनके सर के ऊपर आ गए और वो आज भी उनको शोभा दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखिए भाई, और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज मतलब कलगी शोभा पा रहा है। मतलब यहाँ पर इस चित्र में फिर से एक बार दोबारा आप उनकी कलगी को देख रहे हो, मतलब परों का यह ताज आप देख सकते हो। कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो बच्चों अभी हम हुदहुद के बारे में कुछ जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पर इस चित्र में आप हुदहुद को देख सकते हो और उसकी चोंच को आप देख सकते हो और उसकी ये सुंदर पंख की जो बनी हुई कलगी को आप देख रहे हो। बहुत ही सुंदर पक्षी है। यहाँ पर देखिए तो बच्चों हुदहुद के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। मतलब इसके जो शरीर का पूरा जो इसका भाग है उसमें से सबसे सुंदर ये उसकी कलगी होती है, जिसको मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, वैसे तो ये उसको समेटे मतलब, तो इसको इस चित्र में आप देख सकते हो कि जो उसकी कलगी होती है वो उसको समेटे मतलब इसको बंद करके रखता है। पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला देता है। मतलब जैसे ही अगर कोई आवाज होती है तो वो एकदम चौकन्ना हो जाता है और उसके जो परों की कलगी होती है उसको फैला देता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। मतलब जब ये कलगी खोलता है तो मतलब एक छोटी सी पंखी होती है, जैसे कि बड़ा पंखा होता है तो एक छोटी सी पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है कि भाई उनको इस तरह की कलगी कैसे मिली।
हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। मतलब हुदहुद का ये सारा शरीर है वो एकदम रंग बिरंगा मतलब चटकीला मतलब कलरफुल होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती है, जिसको बच्चों आप इस चित्र में देख सकते हो। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफेद होते हैं। मगर उसके जो सिरे होते हैं वो काले और सफेद होते हैं। उसकी जो चोटी होती है वो बादामी रंग की होती है, लेकिन जो उसके सिरे होते हैं वो काले और सफेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली होती है, जिसको बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो। लंबी तथा तीखी होती है। चोंच होती है वो पतली, लंबी तथा तीखी होती है, मतलब एकदम पैनी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़े को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है। मतलब इसकी जो ये चोंच है वो नाखून काटने वाली नहरनी, तो बच्चों नहरनी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब इसकी जो चोंच है वो एकदम बिल्कुल नाखून काटने वाली, मतलब जो नेल कटर होता है, मतलब उसको बोलेंगे नहरनी जैसी होती है। और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामी चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। मतलब आपने बच्चों इसको आपके घर के आसपास देखा होगा, लेकिन आपको उसका नाम पता नहीं होता था। लेकिन आज बच्चों इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको इसका नाम भी पता चल गया है और इस पक्षी का हुलिया कैसा होता है वो भी आपने जान दिया है। तो अगर आपके घर के आसपास अगर ऐसा पक्षी आएगा तो आप उसको जरूर पहचानोगे। बोलते समय यह 3 बार, मतलब ये पक्षी बोलता है जिसकी आवाज मैंने आपको पहले भी सुना ही है। वो 3 बार बोलता है हुप हुप हुप, ऐसा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुपू कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं, और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मतलब ये जो पक्षी है वो 3 बार हुप हुप बोलता है, इसलिए उसको अंग्रेजी में हुपू बोलते हैं और इसको हिंदी में हुदहुद बोलते हैं। और दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण, तो बच्चों यहाँ पे दूब का मतलब क्या होता है भाई? दूब का मतलब होता है एक लंबी सी नरम नरम घास जिसको दुर्वा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की घास में ये कीड़ा ढूंढने के कारण इसको हमारे देश में कहीं कहीं पदुबया भी बोलते हैं। मतलब दूब मतलब नरम नरम घास जिसको दुर्वा बोलते हैं। और उसकी सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में इसको शाह सुलेमान के नाम से भी पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। मतलब जो मादा इसकी जो फीमेल होती है, जो फीमेल हुदहुद होती है, फीमेल हुपू होती है, वो 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, मतलब उसको हैच करती है, हटती नहीं। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। मतलब यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं ये जो मादा हुदहुद होती है वो 3 से 10 तक के अंडे देती है, और मादा वो वहीं पर बैठी रहती है। जब तक उसमें से बच्चे ना निकले तब तक वो वहाँ पर ही बैठी रहती है, और जो नर होता है वो बाहर जाकर कहीं से खाना लाता है। लेकिन ये दोनों में से कोई भी अपने घोंसले को साफ नहीं करता, इसलिए इनका जो घोंसला होता है वो बहुत ही बदबू मारता है। अगर आप उसके घोंसले के पास जाओ, तो मैं तो बच्चों गया हूँ, तो उनका जो घोंसला होता है वो बहुत ही बदबू मारता है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी उन घोंसले की सफाई नहीं करता। तो यहाँ पर बच्चों लिखा है कि भाई सफाई नहीं करता, इसका मतलब कि उनका घोंसला है वो बहुत ही बदबूदार होता होगा। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, मतलब बहुत ही फेमस है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और न ही इसकी बोली में मिठास है। मतलब ये पक्षी है पूरे संसार में, मतलब ये सबसे सुंदर है, लेकिन भाई इसको पालतू नहीं बनाया जाता और न ही इसकी बोली में मिठास है। मतलब कि यह पक्षी मीठा नहीं बोलता है और इसको कभी भी पालतू नहीं बनाया जा सकता है, और ये संसार में सबसे सुंदर पक्षी है, लेकिन उसको पालतू नहीं बनाया जाए। तो बच्चों इस पाठ में बस इतना ही है। तो बच्चों आपको हुदहुद के बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों आपके घर के आसपास अगर हुदहुद आपको देखने को मिलता है तो उसको बच्चों जरूर देखिए, और उसकी जो शाही कलगी है उसको एक बार जरूर देखना, और उसकी चोंच को भी देखना है। तो बच्चों चलो अभी हम इस पाठ के स्वाध्याय को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पाठ 13वां हुदहुद है जिसके स्वाध्याय को हम अभी सॉल्व करेंगे। तो
तो सबसे पहला प्रश्न है, हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुबया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? भाई हुदहुद है, उसको कहीं कहीं पर हजामिन चिड़िया और कहीं पर उसको पदुबया के नाम से पुकारते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए उसका उत्तर ये है कि भाई हुदहुद को कहीं कहीं हजामिन चिड़िया के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से मिलती है, इसलिए उसको भाई हजामिन चिड़िया बोलते हैं। हुदहुद को कहीं कहीं पदुबया के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि यह दूब में से भी कीड़ा ढूंढ लेती है। मतलब भाई यहाँ पर हुदहुद को पदुबया इसलिए बोलते हैं कि भाई वो दूब का मतलब होता है, बच्चों मैंने आपको पहले भी समझाया कि भाई दूब मतलब लंबी लंबी नरम नरम घास, मतलब इसको दुर्वा बोलते हैं। मतलब इस तरह की लंबी लंबी घास होती है, उसमें से भी वो कीड़ा ढूंढ लेती है, इसलिए भाई इस चिड़िया को पदुबया भी बोलते हैं। प्रश्न दूसरा, हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ कि वे कैसा भोजन खाते होंगे। चोंच से वे क्या क्या ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए बच्चों, भाई हुदहुद की चोंच होती है वो एकदम पतली और लंबी होती है, जिसको बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो, और एकदम पैनी होती है, मतलब तीखी होती है। तो भाई इस बात को ध्यान में रखकर आपको बताना है कि भाई वो किस तरह का भोजन करते होंगे और वो चोंच से क्या क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है कि वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे, चोंच से जमीन खोदकर भी कीड़े निकाल लेते होंगे, वे घास में छिपे हुए कीड़े मकोड़े भी ढूंढ लेते होंगे, लड़ाई के समय चोंच को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते होंगे, अपने रहने के लिए घोंसला बनाने में इसकी सहायता लेते होंगे। मतलब वो भाई छोटे मोटे कीड़े भी खाते हैं और उनकी जो चोंच बहुत ही पैनी लंबी होती तो उससे वो अगर जरूरत पड़ने पर उससे लड़ाई भी कर सकते हैं और उनका घर मतलब उनका घोंसला बनाने में भी उसकी सहायता ले सकते हैं। प्रश्न तीसरा, पाठ में ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चों आपको ऐसे शब्दों की सूची बनानी जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। वे पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करो और उस तालिका में मालूम की गई जानकारी आपको लिखनी है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जानती थी, पढ़कर मालूम हुआ, जानना चाहती हो और कैसे कहाँ से पता लगाओगे। तो सबसे पहले मैं क्या जानती थी या जानता था, तो भाई मैं गिद्ध के बारे में जानता था, पंख के बारे में, चोंच के बारे में, धुम के बारे में, अंडे के बारे में और घोंसले के बारे में मैं जानती थी या जानता था। अब मुझको ये पढ़कर मालूम हुआ क्या भाई हुदहुद, कलगी और चोटी, ये सब मुझे पढ़कर मालूम हुआ। अब मैं क्या जानना चाहती हूँ भाई, किन किन पक्षियों की कलगी होती है, किस पक्षी की दुम कैसी होती है, अंडे कैसे कैसे होते। अब यहाँ पे देखिए तो मैं कैसे पता लगाऊंगे, तो मैं अध्यापिका मतलब अपने जो टीचर होते हैं उनसे पूछकर और पुस्तकालय और मैं पक्षी संग्रहालय से पता लगाऊंगे। तो भाई इस तरह से मैं इन सब के बारे में पता लगा सकती हो या लगा सकता हो। प्रश्न चौथा, अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे। 4-5 वाक्यों में आपको लिखना है। तो बच्चों आपने इस पाठ में हुदहुद के बारे में बहुत कुछ सीखा है, तो बच्चों आप 4-5 लाइन आराम से लिख सकते हो। तो भाई यहाँ पर देखिए उसका उत्तर है, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, उसके पंख काले होते हैं, उन पर मोटी सफेद धारियां होती है, उसके सिर पर बादामी रंग की कलगी होती है जिसके सिरे काले और सफेद होते हैं, इसकी दुम का हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है, इसकी चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। तो बच्चों इस तरह से आप इसके बारे में 4-5 वाक्य लिख सकते हो। प्रश्न 5वां, अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। यह लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। अभी बच्चों आपको यहाँ पर कौवे या कबूतर के बारे में मतलब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए आपको 4-5 वाक्य लिखने, लेकिन इसके लिए आपको इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से मतलब उनका ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए भाई कौवे की पहचान, तो भाई कौवा काले रंग का होता है, कौवा कोयल से बड़ा होता है, इसके बोलने पर काव काव की आवाज आती है, इसकी चोंच काली और लंबी होती है। अब ये सारा आप कब लिख सकते हो, जब आपने किसी पक्षी का ऑब्जर्वेशन इसका अवलोकन किया, उसको गौर से देखा है, उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि भाई हाँ कौवा काला होता है और कोयल से बड़ा होता है और उसकी आवाज़ काव काव होती है। जैसे कि बच्चों अभी हमने आपको सिखाया कि भाई हुदहुद की आवाज़ कैसी होती है, हुप हुप हुप, इसलिए भाई उसका नाम पड़ा हुप्पू। तो इसी तरह से बच्चों अगर किसी के बारे में हमें जानना है तो भाई उसके बारे में हमको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। प्रश्न 6, तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में क्या कहता है। जिन पक्षियों के नाम तुम्हें नहीं पता है उनके नाम तुम्हें पता करने होंगे। जैसे कि भाई हमारे घर के आसपास में पक्षियों के नाम है कौवा, कबूतर, गौरैया, कोयल, तोता और बगुला, ये सब मुझे देखने को मिलते हैं। प्रश्न 7, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है।
हुदहुद का रंग चटकीला बताया जाता है। रंग कैसे है यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि भाई फीका रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे किन किन चीजों के रंग होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है भाई रंग का नाम। यहाँ पर रंग का नाम लिखा है, जैसे कि गहरा, फीका, भड़कीला और सुनहरा, ये सब रंग के नाम है। तो भाई इस रंग की चीजों के नाम, जैसे कि भाई गहरा रंग, तो भाई पत्तियां, कौवा और भालू, इसका एकदम गहरा काला रंग होता है। जैसे कि फीका, तो भाई आसमान, मिट्टी, खरगोश और हाथी, इनका जो कलर होता है एकदम थोड़ा सा फीका होता है। भड़कीला कलर किसका होता है, जैसे कि फ्लास का फूल, तोता, मोर, इनके सब भड़कीले कलर होते हैं। जब आप मोर को देखेंगे तो आपको उनके जो कलर वो एकदम भड़कीले दिखेंगे। अब सुनहरा क्या होता है, तो सुनहरा जैसे कि कंगन, अंगूठी, हार, इनके जो कलर होते हैं एकदम सुनहरा होता है। तो बच्चों इस तरह से भाई ये रंग का नाम दिया गया है और इस रंग की चीज़ों के नाम है यहाँ पर। तो बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा। प्रश्न 8वां, यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। भाई यूनी जो है उसने आसमानी रंग की कमीज पहनी है, मतलब शर्ट पहना है। तो आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा, आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा। तो भाई इसका संकेत है भाई फल, सब्जी, पत्तों आदि के नाम पर बना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम आपको लिखने हैं जो किसी चीज के नाम पर पड़े हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों देखिए भाई बैंगनी, तो बच्चों यहाँ पर बैंगन एक सब्जी का नाम है, तो भाई सब्जी के नाम के ऊपर पड़ा है बैंगनी। चंपई, तो यहाँ पर चंपा होता है। बादामी, तो मतलब बादाम। सुनहरा, मेहंदी, सिंदूरी, नारंगी, तो जो खाने की चीज आती है। जामुन, जामुन खाने का होते हैं। तांबे, कत्थे, नीला, गेरुआ आदि। तो ये जो सारे कलर है वो मतलब फल, सब्जी, पत्तों आदि के नाम पर पड़े हैं, जिसको बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रश्न 9वां, शब्द एक, अर्थ उसके अनेक। मतलब एक शब्द होता है लेकिन उसके अर्थ, उसके मीनिंग होती है वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई शाह की भेंट हुदहुद के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने एक सुंदर भेंट दी। अब यहाँ पर बच्चों देखिए भाई शाह की भेंट, शाह नाम का कोई एक आदमी था, उसकी भेंट हुदहुद के मुखिया से हुई। अब मुझे मेरी बहन ने एक सुंदर भेंट दी, तो ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात है, इस वाक्य में इस भेंट का मतलब है मुलाकात है। नीचे वाले में उपहार मतलब गिफ्ट से है। तुम भी कोई ऐसे 4 शब्द सोचो जिनके 2 मतलब निकलते हो, उनका वाक्यों में आपको प्रयोग करना। मतलब आपको भी ऐसे 4 शब्द सोचने हैं जिसके 2 मतलब निकलते हो। अब इसका उत्तर यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है क, तो भाई यहाँ पर लिखा है, तो भाई पर के 2 मतलब होते हैं। तो देखिए हम लोग अभी इस पर के 2 मतलब को देखेंगे। तो भाई पहला वाक्य है कि भाई हुदहुद के पर सुंदर है, तो यहाँ पर इस वाक्य में इस पर का मतलब होता है पंख। मतलब हुदहुद के पर सुंदर होते हैं। तो हुदहुद एक पक्षी है, तो उसके जो पंख होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। अब यहाँ पर दूसरा वाक्य, आज का काम कल पर मत छोड़ो। तो भाई आज का काम कल पर मतलब उसके ऊपर, कल पर मत छोड़ो मतलब कल के लिए मत छोड़ो। तो यहाँ पर का मतलब होता है भाई कि उसके पर मतलब कल पर मत छोड़ो, ठीक है। तो इसका मतलब भी यहाँ पर अलग होता है। अब दूसरा है कलम, हम सब कलम से लिखते हैं। कलम का मतलब क्या होता है, लेखनी मतलब पेन। हम कलम से लिखते हैं, जो बच्चों आप लोग पेन से लिखते हो। अब यहाँ पर देखिए राजा ने चोर का सर कलम कर दिया। अब कलम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, काट देना। तो यहाँ पर इस वाक्य में इसका मतलब है भाई काट देना, मतलब चोर का जो सर उसको काट लिया। अब ग, अब यहाँ पर अर्थ, इस कविता का अर्थ बताओ, मतलब इस कविता का मीनिंग बताओ। अर्थ का मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या है वो बताओ। अब यहाँ पर देखिए दूसरे वाक्य में इस अर्थ का मतलब क्या है, किसी बड़े काम को करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पर अर्थ का मतलब क्या होता है, परियोजना, मतलब पहले से कोई प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, इसको बोलेंगे अर्थ। तो यहाँ पर अर्थ का मतलब होता है प्लानिंग और यहाँ पर अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। अब यहाँ पर लास्ट में पत्र, तो भाई आम का पत्र पूजा के काम आता है। पत्र का मतलब क्या होता है, पत्ता। अब यहाँ पर इस वाक्य में आज मैंने चाचा जी को पत्र लिखा, तो यहाँ पर पत्र का मतलब होता है लेटर, जो बच्चों हम लोग पहले लिखते थे और आज भी लिखते हैं। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रश्न 10वां, हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। वो तो आपको बच्चों पहले से पता है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए भाई हुदहुद एक पक्षी का नाम है और पक्षी ये भी एक संज्ञा मतलब वो भी नाम है, तो भाई दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दी गई तालिका को आगे आपको बढ़ाना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भाई संज्ञा का मतलब होता है नाउन, जिसको इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, मतलब इसको बोलेंगे नाम। किसी भी चीज होती है उसका कोई ना कोई तो नाम मतलब संज्ञा तो होता ही है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों देखिए भाई हुदहुद, तो भाई हुदहुद क्या है, एक पक्षी है। तो भाई हुदहुद भी संज्ञा है और पक्षी भी संज्ञा है। तो भाई यहाँ पर भारत, भारत भी संज्ञा है। तो भाई भारत क्या है,
देश है, तो भाई देश भी संज्ञा है, मतलब भारत भी संज्ञा है और देश भी संज्ञा है। यहाँ पर अनार, तो अनार क्या है, एक फल है, अनार भी नाम है और फल भी नाम है। यहाँ पर गंगा, तो गंगा भी नाम है और गंगा क्या है, नदी, तो भाई नदी भी नाम है। यहाँ पर हिमालय, तो हिमालय क्या है, वो भी एक नाम है और हिमालय क्या है यहाँ पर, पर्वत, तो भाई हिमालय और पर्वत दोनों ही नाम है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट बहुत ही पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो बच्चों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो बच्चों मिलते हैं अभी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।